नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक चल रही है उसके बारे में। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तो ईवीएम पर खेला बाकी है। अभी जो देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है घटित आने वाले दिनों में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। महायुति यानी कि बीजेपी प्लस की जो गठबंधन थी उसको 231 सीट मिले थे 241 में से, और महाअघाड़ी 288 में से, और महाअघाड़ी को मिले थे 46 सीट। तो किसी भी रूप में अगर देखेंगे तो शिंदे जो थे, जिन्होंने कि बोला कि मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहती है महाराष्ट्र की जनता, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया एकनाथ शिंदे ने, जिसके कारण बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री पद के देवेंद्र फडणवीस, वो पीछे हो सके। और शरद पवार ने चाहते हुए भी खेला नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि मैं इसमें असफल हो जाऊंगा, क्योंकि अजीत पवार तो मानेंगे नहीं। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, अजीत पवार का एनसीपी गुट हमेशा सटा हुआ है अभी के समय में बीजेपी के साथ में। तो ये तो खेला जो है कर नहीं सके शरद पवार, और शरद पवार को हमेशा माना जाता है गेम चेंजर, हमेशा वो खेल को बदल देते हैं। तो शरद पवार ने ऐसा क्या इस बार किया है कि खेल बदल सकती है फिर से? तो पार्टी के स्तर पर देखें तो उन्होंने तो कोई खेल नहीं किया और नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उन्होंने एक नया खेल स्टार्ट किया है, और इसी खेल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दरअसल हुआ क्या कि सोलापुर जिले का एक गांव है मारकवाड़ी, और ये पड़ता है मालसीरस विधानसभा में। ये एनसीपी शरद पवार के गुट का गढ़ माना जाता है ये क्षेत्र। यहाँ पर क्या हुआ कि दो कैंडिडेट थे, एनसीपी शरद गुट से थे उत्तराम जानकर, और बीजेपी के गुट से थे राम सातपुते। यहाँ पर चुनाव जब हुआ मालसीरस विधानसभा में, तो एनसीपी के उम्मीदवार 13,147 वोट से जीते। यहाँ तक की कहानी तो समझ में आती है। लेकिन जीतने के बाद एक गांव है वहाँ मारकरवाड़ी में, कहा जाता है कि वो एक तरफा गांव जो है एनसीपी शरद गुट के साथ में रहता है शुरू से ही। लेकिन इस बार जो वहाँ पर वोट पड़े करीब 1900 वोट, उसमें से 1100 के आसपास में वोट पड़ गए बीजेपी को। यानी कि बीजेपी उस बूथ पर, उस गांव के बूथों पर लीडिंग में रही, आगे रही। और यहीं पे जो है पेच फंसा। उस गांव के लोग जो एनसीपी शरद के गुट के ही लोग माने जाते हैं ज़्यादातर, उन्होंने अपने विधायक के रूप में उत्तराम जानकर को जीतने के बावजूद ये फैसला किया कि हम लोग यहाँ पर पुनः बैलेट से मतदान करेंगे, और जो जिसको वोट डाला होगा वो वहाँ वोट डालेगा। अब उस गांव के लोगों ने ये खेल किया, या इस खेल के पीछे कुछ लोग शामिल हैं, इस खेल के पीछे कुछ लोग बहुत बड़े पैमाने पे शामिल है, ये तो आप समझ सकते हैं। हुआ ये कि पिछले दिनों वहाँ पर बैलेट से, कागज़ के बैलेट से मतदान करने का आयोजन किया गया, और फिर से जो है जैसे चुनाव होता है उसी तरीके से कागज़ से वहाँ पर लोगों ने 2 सेक्शन में वोट डालने का निर्णय लिया। गांव वाले ये चाहते थे कि भाई हमारा जो गड़बड़ हुआ है, हमको संदेह है ईवीएम पर, तो हम उसको एक बार जांच लें, जो जहां वोट डाला है वहीं पे डालेगा। अब हुआ ये कि प्रशासन जो है उन पर पैनी नज़र बनाए हुए रखी थी, और प्रशासन ने उन सारे लोगों को 3 दिसंबर को जो मॉक टेस्ट आयोजित किया गया था, यानी कि 2 दिन पहले, तो प्रशासन ने उन सारे लोगों को जो मॉक टेस्ट करवा रहे थे उन पर पहले तो एफआईआर किया, फिर बाद में धारा 163 लगा दिया उस गांव में 5 तारीख, यानी कि आज तक। और ये जो मॉक टेस्ट होना था ये हो गई रद्द हुई। यहाँ तक भी बात कंट्रोल में नज़र आ रही थी। लेकिन वहाँ के एक पत्रकार हैं प्रकाश पोहरे ने क्या किया
उनका जो अखबार है उसका नाम है देशोन्नति। प्रकाश पोहरे बहुत ही बड़े फेस हैं वहाँ के पत्रकारिता के, तो उन्होंने बोला कि यदि कोई गांव कराना चाहता है मॉक टेस्ट तो मैं साथ दूंगा, आप आयोजित कराइए, मैं भी रहूँगा और हमारी देख रेख में ही ये पूरी मॉक टेस्ट होगी। और प्रकाश पोहरे भी कहीं ना कहीं प्रशासन के तो नज़र में आ गए हैं। इन्होंने अकोला जो है, अकोला में 6 दिसंबर को मॉक टेस्ट का, मॉक वोटिंग का फिर से जो है 2 गांवों में रखा है कार्यक्रम, यानी कि कल। गांव का नाम है तुलजापुर और बेलतला। अब यहाँ जो मॉक टेस्ट होगा इस पर पूरी महाराष्ट्र की नज़र है। महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर के भी मीडिया की नज़र है, क्योंकि जब से मार्करवाड़ी अखबारों में छपी है, प्रिंट मीडिया भी आई है, तब से विभिन्न पोर्टल्स पे और न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया है, बड़े बड़े मीडिया घरानों ने भी मार्करवाड़ी को कवर किया है। तो ईवीएम पर ये जो रार है वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो प्रकाश पोहरे ने 2 गांवों को, तुलजापुर और बेलतला में वोटिंग रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि आज जब शपथ ले रहे हैं नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो वो क्या मॉक पोलिंग होने देते हैं या उसी तरीके से जैसे मार्करवाड़ी में 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया, उसी तर्ज पर इन 2 गांवों में, तुलजापुर और बेलतला गांवों में भी वो केस दर्ज करवाते हैं और बाकायदा प्रकाश पोहरे को गिरफ्तार करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव आयोग मानती है कि मॉक पोल के लिए भी हमारी अनुमति जरूरी है। आगे अगर बात करें तो एक और वहाँ पर व्यक्ति हैं डॉक्टर बाबा आढ़व, जिन्होंने कि चुनावी जो रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, उस पर उन्होंने संदेह जताया और 2 दिन तक, 3 दिन तक, मतलब 28, 29, 30 तक वो भूख हड़ताल पर चले गए। उनकी उम्र थी, अभी उनकी उम्र है 94 बरस, यानी कि 1930 में उनका जन्म हुआ था और स्वतंत्रता के समय तक वो ठीक ठाक अपने युवावस्था में थे। तो तब से लेकर आज तक वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी झुग्गी झोपड़ी वालों की पॉलिटिक्स, कभी रिक्शा चालकों की पॉलिटिक्स, मतलब कुल मिला के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी आप कह सकते हैं। तो बाबा आढ़व ने 28, 29, 30 को दिया भूख हड़ताल और भूख हड़ताल से हो गया मामला वहाँ गर्म। पुणे में उन्होंने भूख हड़ताल रखा था। आपाधापी में शरद पवार पहुँचे, उद्धव भी पहुँचे वहाँ पर, उद्धव ठाकरे, और फिर अजीत पवार भी पहुँचे कि भाई आप ये भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, आप जो है अगर मृत हो जाएंगे तो बहुत ही बवाल होगा। लेकिन शरद पवार बाबा आढ़व से मिलने क्यों जाते हैं, ये भी दिलचस्प है। शरद पवार का ही जो सबसे बड़ा समर्थक गांव है मार्करवाड़ी, जहां लगभग 2000 वोट हैं, ये विदर्भ के क्षेत्र में पड़ता है और विदर्भ पर एनसीपी शरद पवार की बड़ी पकड़ मानी जाती है। तो शरद पवार ही क्यों गए बाबा आढ़व से मिलने के लिए, एकदम 2 दिन के बाद चले गए। फिर मार्करवाड़ी में भी देखा जा रहा है कि शरद पवार के गुट के ही लोग हैं। फिर ये भी देखा जा रहा है कि मालसीरस विधानसभा, जहां से शरद गुट के उतराम जानकर जीत कर आए हैं, वहां ही यह घटना हो रही है। और फिर यहाँ जब घटना हुई तो प्रकाश पोहरे ने जिस तरीके से बैटिंग करना शुरू किया है 2 गांवों के लिए, अकोला के 2 गांवों के लिए, तो इसे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ये आग जो है बढ़ती जाएगी और क्या इस आग के पीछे, चूँकि पार्टी को तो वो तोड़ नहीं सके, चूँकि अजीत से तो वो बात कर नहीं सकते, चूँकि एकनाथ शिंदे गुट को तो उन्होंने, अगर वो मिल भी जाते एकनाथ शिंदे तो भी नहीं, सब जो जितना चाहिए 145 के आसपास में, वो तो इनको मेजॉरिटी मिलती नहीं, बहुमत मिलती नहीं। तो क्या शरद पवार जो हैं वापस जनमत के लिए जन समुदाय के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बीच में जा रहे हैं, और क्या वो ये जो पैटर्न जो वहाँ पर बन रहा है मॉक पोलिंग का, क्या वो उसको हवा देंगे? क्या वो अपने विधायकों को बोलेंगे कि आप हर एक जगह ऐसा मॉक पोलिंग कराइए? और चूंकि उनका विधानसभा, उनके विधायक जो जीत कर आए हैं,
तो उनके लिए तो आसान होगा ये कराना। तो अभी उनके 10 विधायक हैं एनसीपी शरद गुट के, और अगर ये शुरू होता है तो शिवसेना उद्धव गुट के 20 और कांग्रेस के भी 16 विधायक, तो ये अपने जीते हुए क्षेत्र में जहां पर उनको कम वोट मिला है मॉक पोल करा ही सकते हैं। और क्या ये मॉक पोल राजीव कुमार जो चुनाव आयोग के चेयरमैन हैं उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करने की चुनौती है? क्या उनको टेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि अपने विद्रोह के लिए महाराष्ट्र बहुत पहले से जाना जाता है। तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक, जब अंग्रेज़ों ने कहा कि यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा तो तिलक ने बगावत की, और उसके पहले 1857 के पहले भी और उसके बाद में भी वहाँ पर क्रांति होती रही। रामोसी विद्रोह का वो केंद्र रहा। और उसके पहले मुगलों को किसने उखाड़ फेंका? तो वो महाराष्ट्र ही था, वो मराठी ही थे। और उसके पहले जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रतिष्ठानपुर पैठन तक जाएंगे, असमक गणराज महाजनपद के समय में, वहाँ तक इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। और इनके यहाँ कई वीर धीर राजा हुए हैं, राष्ट्रकूटों का गढ़ था ये। तो क्या ये वो जो पुरानी परंपरा है लड़ने की, जो फाइटिंग स्पिरिट है, लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र के लिए लड़ने की, स्वतंत्रता की, क्या वो पुनः जो है जागृत हुई है? और इस नए खेल के मास्टरमाइंड क्या शरद पवार हैं? क्या वो फडणवीस को इस खेल में फिर से पटकनी दे देंगे? क्या एक नया विद्रोह महाराष्ट्र के धरती पर शुरू होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से 200 लोगों पर FIR हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि मामला तो बहुत ही पेचीदा होते जा रहा है। और क्या माँ बहिनी योजना, जिसके थ्रू वहाँ पर पैसा मिला, जिसके ज़रिए वहाँ पर माझी लाडली बहन योजना शायद नाम था उसका, जिसमें महिलाओं को जिसके थ्रू पैसा दिया गया, क्या उस योजना ने ये विदर्भ में भी खेल बगाड़ दिया शरद गुट का और कांग्रेस गुट का, कांग्रेस प्लस के गुट का? तो सच क्या है? और सच के पीछे ये जो शरद पवार का टैक्टिक्स है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये टेस्ट करने की देवेंद्र फडणवीस को, और ख़ासकर कल के दिन में मॉक पोल रखा गया है, मॉक वोटिंग रखा गया है, ये किस तरीके से आगे बढ़ती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने